नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। हमारी संस्था द्वारा जो आप लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम 1000 पेज ईयर के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि 1000 क्वेश्चन ये वो 1000 क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हाल ही में जो टॉपिक करंट के अंदर हैं उनसे संबंधित हैं। यानी कि 1000 टॉपिक आप लोगों के कवर होने वाले हैं इस मुहिम के अंदर। तो आपसे संबंधित कोई भी जो तैयारी कर रहा है, आईएएस प्रीलिम्स देने वाला है 2023 का, या फिर आप देने वाले हो, तो इस मुहिम से जुड़ जाइए। इसके प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, उन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आईएएस के प्रीलिम्स के अंदर भी। और यदि आप स्टेट पीसीएस से संबंधित हैं, यानी कि स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस आप देने वाले हैं, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 20 पार्ट इसके आ चुके हैं, ये 21वां पार्ट है। यदि आपने नहीं देखे हैं 20 पार्ट जाके तो देख लीजिए, शुरुआत से देखिए, आप लोगों को आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स के अंदर बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2014 के अंदर। क्या क्वेश्चन है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, यानी कि क्वेश्चन है जोखिम पूंजी से संबंधित। अब जिसको पता है कि जोखिम पूंजी क्या होती है वो इसका आंसर सिंपल दे देगा, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, यहां से आप बहुत सारी चीजें समझिए, एक टॉपिक समझिए, यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि जोखिम पूंजी क्या होती है, इससे संबंधित चीजें आपको पता चलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इस टॉपिक से संबंधित जो चीज होती है, इससे भी आगे की जो महत्वपूर्ण चीज हो जाती है वो है पैटर्न। यानी कि आप पैटर्न समझ जाएं कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या चीजें पकड़नी है। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, जोखिम पूंजी। अब जोखिम पूंजी को तो मैं आपको अभी बता दूंगा, यानी कोई भी अन्य चीज जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कोई पर्टिकुलर वर्ड यदि चर्चाओं में है तो वो आप देख लीजिए कि हाँ ये चीज चर्चाओं में है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। उससे संबंधित 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बोला गया है। देखिए, उद्योगों को उपलब्ध कराई गई एक अल्पकालिक पूंजी। और यहां से आपको आईएएस का एक चीज देखने को मिलेगी कि जो आपके सामने विकल्प हैं वो अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आप पकड़ लेंगे कि ये तो नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं संबंधित हो सकता है। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है और आपको थोड़ी कम नॉलेज है इस चीज के बारे में, तो आप फंस सकते हैं। और यही ऐसा काम होता है। बी में देखते हैं क्या बोला गया है कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी होती है जोखिम पूंजी। सी बोल रहा है कि उद्योग को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधि होती है। ठीक है, उद्योगों के प्रतिस्थापन में नवीनीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां होती हैं। तो क्या होता है जोखिम पूंजी, पहले ये जान लेते हैं। जोखिम पूंजी ही जानते हैं। देखिए, जोखिम पूंजी नई या जो बढ़ती कंपनियां होती हैं उनके प्रकार की फंडिंग होती है, यानी कि नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, नई कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, उसको जो फंडिंग दी जाती है उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा प्रदान किया जाता है। और उच्च जोखिम वाले वित्तीय पोर्टफोलियो विकसित करने के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं इस चीज के, वो फंडिंग करते हैं, वो पैसा देते हैं। जोखिम पूंजी के साथ जोखिम पूंजी फर्म स्टार्टअप में इक्विटी के बदले स्टार्टअप कंपनी को फंडिंग प्रदान करता है। जैसे कि आप अभी एक देख रहे होंगे शो जहां पर इक्विटी के बदले पैसा दिया जाता है, तो यह भी कुछ इस प्रकार से। इक्विटी का मतलब शेयर, यानी कि आपने कुछ अपने शेयर दिए, कुछ इक्विटी उनको दी और उस इक्विटी के बदले वो आपको फंडिंग देते हैं। आपकी कंपनी में आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसमें पैसा लगाते हैं। जो लोग इस पैसे को निवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्यम पूंजी दाता कहा जाता है। अब एक वर्ड यहां से क्लियर हो गया कि उनको क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं उद्यम पूंजी दाता। ठीक है, उद्यम पूंजी निवेश को जोखिम पूंजी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उद्यम काल सफल होने के धन की जो हानि का जोखिम बना रहता है कि हाँ ये जो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, ये कंपनी जो शुरुआत में है, यहाँ मैंने अपनी फंडिंग डाली है, हो सकता है ये सफल हो जाए, हो सकता है ये असफल हो जाए। तो
वो जो जोखिम है इसलिए इसको बोला जाता है जोखिम पूंजी। यानी कि आपने किसी की इक्विटी ली है, अपना पैसा वहां पर लगाया है, अपनी पूंजी वहां पर लगाई है, वो जोखिम भरी है। हो सकता है वो सफल हो जाए, वो एक उड़ान भर ले, या फिर वो नीचे गिर जाए, यानी कि वो सफल ना हो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोखिम पूंजी। एक नई चीज में आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसको जोखिम पूंजी बोलते हैं। और उनको जो पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं उद्यम पूंजी दाता। तो आंसर सिंपल है कि कोई नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई, यानी कोई नया स्टार्टअप है, नए कोई आप कार्य कर रहे हैं, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी यानी कि दीर्घकाल के लिए कोई पैसा लगा रहा है तो उसको बोलते हैं जोखिम पूंजी। तो बी इसका आंसर है। 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। यानी कि किससे संबंधित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि वो किन किन कार्यों को प्रभाव कर सकता है, किन किन को प्रभावित कर सकता है। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। कौन कौन से, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, क्या ऐसा कुछ कर सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दूसरा क्या है, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट में स्पीच में परिवर्तन करना, और विद्युत ऊर्जा का बेहतर जो मतलब यानी कि बिना पेना तार के उसका संचरण करना। ठीक है, ये 5 हमारे सामने है और हमसे पूछ लिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनमें से 5 कर सकती है, 3 कर सकती है, 2 कर सकती है, 1 कर सकती है, या कोई नहीं। अब यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 4 हमारे सामने विकल्प होते हैं, मगर उससे बेहतर है कि आप चीजों को समझ ले कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है। ये देख लेते हैं। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दुनिया भर में ऊर्जा ग्रिडों के ऊर्जा अपशिष्ट और कम ऊर्जा लागत में कटौती, स्वच्छ अक्षय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और तेज करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप पहले ऑप्शन में रखा गया है तो वो सही है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धा मनुष्य जो है जैसे कि सार्थक बातचीत कर सकती है और गीत और कहानियां लिख सकती है। जैसे इसमें पूछा गया है कि क्या गीत और कहानियां भी लिख सकती है कृत्रिम बुद्धा, तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक चिकित्सा छवि के आधार पर बीमारी का निदान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को जितना ही अच्छा होता है, यानी कि जितने डॉक्टर अच्छे होते हैं इतना ये भी अच्छा होता है। एआई आधारित जो सॉफ्टवेयर स्पष्ट लक्षण प्रकट करने से पहले ही किसी मरीज की एक निश्चित बीमारी के बारे में पता कर सकता है और अपने नवीनतम शोध और गूगल साबित करता है कि प्रशिक्षित जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनकी तुलना में पहले और तेजी से फेफड़ों के कैंसर के लक्षण का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक नेटवर्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो जो बोल रहे हैं स्वास्थ्य के रूप में कार्य कर सकता है, तो हाँ, रोग का निदान कर सकता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। आगे क्या लिखा गया है कि गूगल सहायक आवाज पहचान एआई गहरे तंत्रिक नेटवर्क उपयोग करता है और यह जानने के लिए कि बोले गए आदेशों और प्रश्नों के साथ लेखन में भाषा रूपांतरण बेहतर तरीके से कैसे समझे। तो यानी कि वो टाइप भी कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है। आगे बोला गया कि वायरलेस पावर ट्रांसफर में पावर रिजर्व और कुशलता पूर्व चार्ज करने के लिए रिसीवर पोजीशन की ऑनलाइन भविष्यवाणी आवश्यक है और एआई की भविष्य सटीकता से बहुत उच्च है। यानी कि जो 5 ऑप्शन हमारे सामने रखे गए थे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित, वो बिल्कुल 5 ही कार्य कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है, इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डे है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 और पूछा क्या है, सही, इसलिए यह आंसर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2011 के अंदर आया था, इसमें पूछा गया था कि भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी जो अपनी इक्विटी को निवेश क्यों कर रही है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। जैसे चर्चाओं में रहता है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सब कुछ बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की चीजें लोग लगातार न्यूज में रहती हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है, जो उद्यम है, उनमें जो अपनी इक्विटी है उनको विनिवेश क्यों कर रही है, क्या कार्य होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं उस चीज के, जो इक्विटी जो निवेश करके, विनिवेश करके जो धन की प्राप्ति होती है, सरकार वहां पर क्या करती है, किन किन चीजों में इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार न्यूज में रहती है, लगातार जो विपक्ष है हमला करता रहता है कि हाँ इन्होंने ये बेच दिया, रेलवे बेच दी, ये तो वो बहुत सारी जो चीजें चलती रहती हैं। आपका काम क्या है, न्यूज सुनना नहीं, जहां पर आप अन्य यूट्यूब चैनल्स पे, अन्य चैनल पे, न्यूज चैनल पे जाके इन चीजों को देखते हैं, वहां से क्या है, अच्छा ये वीडियोस देखिए, आपका एग्जाम निकलेगा यहाँ से। और यदि आपको कोई साथी है तो उनको सजेस्ट कीजिए कि हाँ वहां
पर 1000 टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कथन क्या दिए गए हैं इस चीज के अंदर। सरकार अपनी इक्विटी में विनिवेश में मिले राजस्व का उपयोग मुख्य अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहिए, यानी कि जो बाहर से ऋण लिया गया है उसको लौटाने में इक्विटी का यूज करना चाहिए, विनिवेश से जो प्राप्त हुआ धन है उसका करना चाहिए, ऐसा पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि सरकार अब सीपी यानी कि सरकार जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है उनके प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहिए, ये दूसरा कथन बोल रहा है। और हमसे क्या पूछा गया है, क्या इनमें से दोनों सही है, गलत है, एक सही है, कैसा है, अब ये ये बताइए, यानी कि हमें समझाइए सीपीएसई क्या है। आइए पहले यही समझ लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं ये वे कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार व अन्य सीपीएसई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी लगभग 51% या इससे अधिक होती है, यानी कि कोई कंपनी है तो उसकी 51 या फिर उससे अधिक इक्विटी जो है केंद्र सरकार के पास, सार्वजनिक उद्यम के पास है। ये भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं। किसके द्वारा प्रशासित होते हैं? भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं। ठीक है, बात करें विनिवेश की तो सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री, परिसमापन आमतौर पर केंद्र व राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परियोजना व अन्य अचल संपत्तियां हैं। ठीक है, और सरकारी खजाने पर राजकोषीय बोझ को कम करने, विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए विनिवेश का काम करता है, यानी कि जहां पर आपकी इक्विटी है उस इक्विटी में कुछ हिस्सा आप बेचते हैं कुछ कंपनियों को और वहां से जो आपको धन प्राप्ति होती है आप उसमें अपने कार्यों के अंदर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अन्य नियमित स्रोतों के राजस्व की कमी को पूरा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे विनिवेश के द्वारा ये चीजें पूरी की जाती हैं, अपने टारगेट्स पूरे किए जाते हैं और जहां पर आपको पैसे की जरूरत है वहां पर पैसा लगाया जाता है विनिवेश करके, यानी कि अपनी जहां पर आपकी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी में कुछ परसेंटेज बेच के आप क्या है पैसे गेन करते हैं। ठीक है, बाहरी ऋण किसी देश के ऋण का वह भाग होता है जो विदेशी ऋणदाताओं से लिया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं शामिल होती हैं कि इनसे भी आपने पैसा लिया हो तो क्या बोलेंगे, बाहरी ऋण है। और सरकार के विनिवेश से अर्जित राजस्व का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी ऋण का भुगतान ही हमें ऐसा करना है, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है और ना ही ये जरूरी है, तो पहला कथन तो हो गया गलत। ठीक है, समय समय पर सरकार जो है सीपीएसई की विनिवेश करने का निर्णय लेती है, लेकिन मोटे तौर पर यह केस के आधार पर प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखने का निर्णय लेती है। तो जो दूसरा कथन है वो भी गलत है कि नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि बाह्य ऋण को ही लौटाने में काम करना चाहिए, तो ये भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं और ये चीज मैं आपको बता दूं जहां पर आपको देखिए कुछ चीजें ऐसा हो सकता है 100 क्वेश्चन जब आईएएस के अंदर आएंगे और आप एग्जाम हॉल के अंदर होंगे तो वहां पर मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन आते हैं या 50 क्वेश्चन आते हैं या 45 क्वेश्चन आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10 से 15 क्वेश्चन और कर पाऊं और कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है, तो उस डाउट के अंदर आप कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वहां पर सभी लिखा गया है या वहां पर केवल लिखा गया है या वहां पर इस तरह की कुछ चीजें हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ वर्ड जो है प्रेशराइज कर रहे हैं उस चीज को, तो इस तरह की यदि आपको अनुभूति होती है तो ऐसा है वहां पर हो सकता है कि लगभग 70 से 80% वे चीजें गलत होती हैं। देखिए रिस्क तो है और यदि आपको रिस्क उठाना है तो इस तरह के माइंड खेलिए, स्मार्ट चीजें से खेलिए, और वो आप कब कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस आप कब कर पाएंगे, ये चीज कैसे अनुभूति कर पाएंगे कि हाँ ये चीज अननेसेसरी इसके अंदर डाली गई है, वो है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कहां पर हो रही है, हम करा रहे हैं ना 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1000 टॉपिक आप लोगों के तैयार करा रहे हैं, आप लोगों के 1000 टॉपिक तैयार होंगे, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो यहीं से आप सब चीजें सीख जाएंगे। हम बताएंगे आपको कि किसी टॉपिक के अंदर से कैसे कथन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कथन क्रिएट हो सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि दोनों ही गलत हैं और सही हमसे पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या हो गया डी, यानी कि न तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अब मान लीजिए यहां पर होता कि सही नहीं है तो आंसर होता सी, यानी कि दोनों ही सही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल के अंदर कि पूछा क्या गया है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निवेश निधि जिनमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश निधि के ऊपर, यानी कि हमें किसी का पता होना चाहिए राष्ट्रीय निवेश निधि के बारे में आपको पता होना चाहिए।
4 कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन आया है 2010 के अंदर, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है 4 कथन के अंदर। पहला कथन है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है। दूसरा कथन बोल रहा है कि राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि कुछ परिसंपत्तियां प्रबंधन और कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। चौथा कथन बोल रहा है कि वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 4 कथन हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आइए ये देख लेते हैं और जान लेते हैं राष्ट्रीय निवेश निधि के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष क्या होता है? ये क्या है? NIF का गठन जो है भारत सरकार नवंबर 2005 में किया गया था। ये फैक्ट जानकारी आपके पास हो गई कि जो ये कोष है इसकी गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था 2005 के अंदर। अब एक फैक्ट तो आपके पास हो गया, आगे चलते हैं। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विनिवेश से प्राप्त आय को प्रणालीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है। और NI का जो कोष अस्थायी प्रकृति का होता है। अब देखिए यहां से कैसे आप चीजें पकड़ेंगे, कैसी प्रकृति है? अस्थायी प्रकृति है। मान लीजिए राष्ट्रीय निवेश कोष के ऊपर ही क्वेश्चन आया है और वहां पर अस्थायी की जगह अस्थायी यूज किया गया है, ठीक है। तो आप क्या करना है, ध्यान से देखना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, अस्थायी प्रकृति है। कि कौन सा पैसा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? विनिवेश वाला। विनिवेश संचयी निधि से संबंधित नहीं होता, किससे संबंधित होता है? राष्ट्रीय निवेश कोष से संबंधित होता है। मान लीजिए विनिवेश के ऊपर क्वेश्चन है और उसका जो प्राप्त आय आती है वो किससे संबंधित होती है, किस कोष के अंदर डाला जाता है? तो वो डाला जाता है राष्ट्रीय निवेश कोष से संबंधित होता है, ना कि संचयी निधि से। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से ही आपको बेसिक चीजें पता होती हैं तो आपकी हेल्प होती है एग्जाम के अंदर। ये बेसिक चीजें ही गलतियां कराती हैं। आपको देखा होगा क्वेश्चन आपने सोचा कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि हाँ जो मैंने क्वेश्चन थे वो सभी पढ़े हुए टॉपिक से ही आ रहे थे, फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है? मैं इस तरह की चीजें ही होती हैं, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक चीजों से पकड़ी जाती हैं और आप वहां पर आंसर नहीं दे पाते हैं। और जब कोई आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था और यहाँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आया है, फिर भी मैं आंसर नहीं दे पाया हूं, तो यहाँ पर आपको सब टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे और वो चीजें बताई जाएंगी जो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विनिवेश कोष के पास अस्थायी प्रकृति का पेशेवर के रूप में सरकार इसे मूल्य को कम किए बिना रिटर्न प्रदान करने में कामयाब होता है, ठीक है। कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र की म्यूचुअल फंड और LIC म्यूचुअल फंड स्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा पेशेवर के रूप में प्रबंधित किया जाता है ताकि कोष कम किए बिना सरकार को अस्थायी रिटर्न जो है प्रदान किया जा सके। चाइनीज सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड अर्थात UTI स्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और LIC म्यूचुअल फंड स्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को NIF कोष का प्रबंधन सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? इन सबको, ठीक है। और इसकी जो वार्षिक आय को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक वार्षिक आय 3/4 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा वार्षिक आय का जो शेष 1/4 लाभदायक पुनरुद्धार योग्य सार्वजनिक उपकरणों के पूंजी निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि इसका जो सभी जितना भी पैसा आता है, जितना सा कोर्स है, वो मान लीजिए इनमें से दोनों में से एक में डाल दिया जाए कि हाँ इसके लिए लगाया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। आपको लगेगा कि चीजें बहुत अच्छी हैं, हो सकता है इसी चीज के लिए लगाया जाता है। वो मान लीजिए इसका यूज नहीं किया गया है तो इसका यूज किया गया है कि इस चीज के लिए पैसा लगाया जाता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा करती है यूपीएससी, बहुत सारे कंफ्यूजन आईएएस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी ही बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी आपकी कि उन्होंने बोल दिया कि वार्षिक आय जितना भी पैसा आता है से जो उसमें कोर्स के अंदर होता है वो इन चीजों के लिए लगाया जाता है। पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा है आपने, वीडियोस देखी है, मगर वहां पर इस तरह से चीजें नहीं बताई जाती। ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं मगर इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चों ये पूछा जा सकता है, वहां पर एग्जाम के अंदर ऐसे चीजें चेंज की जा सकती हैं, ठीक है। यदि आपको कोई सहपाठी है, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि कोई संबंधित यदि तैयारी कर रहा है और आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो लगातार इस मुहिम से जुड़े रहिए और अपने साथियों को जोड़िए, हमारी वीडियो जो है शेयर कीजिए।
आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय विनिवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है, तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय विनिवेश पर भारतीय संचयी निधि के अंतर्गत रखी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, से संबंधित नहीं होती है। तो दोनों ही कथन जो है ऊपर गलत है। आंसर यहां से भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, दो गलत हो गए हैं। आंसर क्या हो सकता है? 1 2 तो नहीं हो सकता, केवल 2 भी नहीं हो सकता, केवल 3 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा? सी, यानी कि 3 और 4 है, और सही हमसे पूछा गया तो 3 और 4 सही है, तो आंसर हो गया सी। आइए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2016 के अंदर आया है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, कोई अभियान है, कोई योजना है, इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं पर्टिकुलर कि इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस चीज के लिए अभियान चलाया गया है, ये चीजें पूछी जाती हैं। और इस पे देखिए, आपके सामने एग्जांपल है कि क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 के अंदर पूछा गया है, और बार बार इस टाइप से इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। देखते हैं कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प जो है हमारे सामने रखे गए हैं। बेघर व निराश्रित व्यक्तियों को पुनर्वास उन्हें आजीविका हेतु उपयुक्त स्रोत प्रदान करना, यौन कर्मियों के उनके अभ्यास से मुक्त करना और उनके आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा खत्म करना और हाथ में मैला ढोने वाले पुनर्वास करना, बंधुआ मजदूरी की मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना। देखिए, यदि आपको नहीं पता है ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो आप दिमाग लगा रहे हैं ना कि गरिमा अभियान है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान है, तो इनमें से कोई सब कुछ। देखिए, यौन कर्मियों को उनके वहां से निकाला, उनको मुक्त करना, उनको आजीविका देना उनको, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये भी हो सकता है। ठीक है, बंधुआ मजदूर मुक्त करना, तो ये भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, बेघर व जो व्यक्ति होते हैं उनको आजीविका देना, उनको गरिमापूर्ण जीवन के लिए अग्रसर करना, ऐसा भी हो सकता है। मगर आंसर क्या है? हाथ से मैला ढोने की प्रथा खत्म करना और हाथ में मैला ढोने वाले वो पुनर्वास करना, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहां से चीजें यदि पता होंगी, देखिए आपको ये चीज पता लग गई, मान लीजिए यहां से कहीं भी कथन क्रिएट होता है तो आप तुरंत पकड़ लें कि सर ने बताया था मैला ढोने से संबंधित है सर। ठीक है, तो उसके लिए अभियान है। कब स्टार्ट किया गया था? 2001 के अंदर शुरू किया गया था, उनके उन्मूलन के लिए। किसके उन्मूलन के लिए? मैला ढोने की जो प्रथा है उनको उन्मूलन के लिए, इस कार्य के संलग्न लोगों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय अभियान ये है। तो आंसर आपके पास हो गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2014 के अंदर आया है, इसमें क्या पूछा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। तो कौन से सही हैं? आइए देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। देखिए, इस्पात उत्पाद इकाइयों से निकलने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ठीक है, चारों है, इसलिए चारों विकल्प सही है। आइए अन्य भी देख लेते हैं। PM2.5 है, अपशिष्ट जल है, खतरनाक अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है। अब देखिए, मैंने अन्य भी आपको बता दिए हैं, हो सकता है कि कथन जो है चेंज कर दें, यानी कि इन चारों के स्थान पर इनमें से कुछ इस्तेमाल कर ले, तो ये भी हैं। ठीक है, ये इनको ध्यान रखिएगा। हालांकि एयर फिल्टर, वाटर फिल्टर, अन्य प्रकार से पानी की बचत, बिजली की बचत और बंधन जो है कंटेनर के रूप में तकनीकी हस्तक्षेप के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अभी मेन चीज क्या पता करनी थी? प्रदूषक पता करने थे। किसके? इस्पात उद्योग इकाइयों से जो निकलने वाले जो प्रदूषक हैं, तो वो ये हैं। इनको याद रखिएगा, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करके 2 3 4 इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया? सल्फर के ऑक्साइड भी हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो चारों हैं, सही पूछा गया है। तो सही क्या है? 1 2 3 4, डी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2022 के अंदर आया था, इसमें पूछा गया है, देखिए कुछ पैटर्न जो है इस पैटर्न पे आते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं। यहां से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है। विकल्प पढ़ोगे या कथन पढ़ोगे, वहां से भी समझ में नहीं आएगा। कहां से क्वेश्चन समझ में आएगा? यहां से।
उपरोक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं? पसंद दिए गए हैं अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताइए अफगानिस्तान से इनकी किन किन की सीमा लगती है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों लिया, क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो देख लिए आपके सामने है, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन तो आते हैं, यहां से पता चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्यों लिया है? देखिए हमने इसलिए क्वेश्चन ये लिया है कि अफगानिस्तान तो चर्चाओं में रहता ही है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, मगर जैसे कि अभी तुर्की चर्चाओं में है, ये भूकंप की वजह से चर्चाओं में है, तो हो सकता है कि भूकंप के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के इस तरह क्वेश्चन बनाया दिया जाए कि हाँ बताइए तुर्की से किसकी सीमा लगती है। तो दिमाग को लड़ाते रहिए कि अब आपको बताएंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया अफगानिस्तान को और आपको ऑप्शन दे दिया तुर्की का कि वहां पर भूकंप आया है, लगातार वैश्विक रूप से चर्चाओं में है। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो जाए कि हाँ बताइए उसकी इस जो देश है, इस जो कंट्री है, इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, या फिर कोई अन्य कंट्री जो बहुत अधिक चर्चाओं में है, बताइए उसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसका ये रहा अफगानिस्तान हमारा, और देखते हैं कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। ठीक है, हिना भी लगती है। वैसे तो पाकिस्तान है, मगर देखिए यहाँ से जो क्षेत्र हमारा ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड करा हुआ है, उस कश्मीर का हिस्सा भी इससे लगता है। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, मगर यदि अभी हाल ही की स्थिति देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर है, तो इंडिया की अभी सीमा नहीं लगती है, तो इन कंट्रियों की सीमा लगती है। ऑप्शन दिए गए थे अजरबैजान जो है इसकी सीमा नहीं लगती है, किर्गिस्तान है इसकी भी सीमा नहीं लगती है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों की सीमाएं लगती हैं, इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हाल ही के अंदर जो भी कंट्रियां चर्चाओं में हैं उनको देख लीजिएगा कि उनकी सीमाएं किस किस से लगती हैं। सभी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज जो ज्योग्राफिकली चर्चाओं में रहती है वहां से क्वेश्चन इस तरह के क्रिएट हो सकते हैं। तो 3, 4, 5 इसका आंसर है। सी हमारे सामने केवल 3, 4, 5 सही हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आंसर हो गया सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2022 के अंदर आया है, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए कौन कौन, आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। इससे आदिवासी लोगों को भूमि और गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरण को रोका जा सकेगा। उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण करेगा, उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में बदल देगा और ऐसे क्षेत्र वाले राज्य की विशेष श्रेणी का राज्य पोषित युग राज्य घोषित किया जाएगा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए 5 अनुसूची के सिस्टम में जान लेते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण को 5वीं अनुसूची से संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 244 के 1 प्रत्यक्ष रूप से 5वीं अनुसूची से संबंधित होता है। कौन सा अनुच्छेद? 244 का 1। ठीक है, 10 राज्यों में वर्तमान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। कौन कौन से राज्य हैं वो? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के जो मापदंड होते हैं वो ये होते हैं कि जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की संघनता और उचित आकार, क्षेत्र की अल्प विकसित प्रकृति और लोगों के आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय असमानता। ठीक है, राज्यपाल किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की शांति अनुशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श कर नियम बना सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के नियम आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी सदस्यों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध व प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की को भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं। तो किससे पावर है? राज्यपाल से। कौन कौन से मापदंड हैं? तो वो ये मापदंड हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए टॉपिक 5वीं अनुसूची है, आपको कौन कौन क्या क्या मिल गया यहाँ पर। देखिए नॉर्मल बता दिया तो बच्चों को लगता है कि क्या बता दिया, ठीक है बता दिया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया कि किससे संबंधित है, कौन कौन से स्टेट हैं हाल ही के अंदर जिनके अंदर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, तो वो कौन कौन से हैं?
सभी के सभी स्टेट 10 के 10 राज्य बता दिए। अब क्या बताया मैंने, अनुसूचित क्षेत्र की घोषित करेंगे जो मापदंड है, यानी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसके क्या क्या मापदंड हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए यहां से कि पांचवी अनुसूची से कौन कौन से क्षेत्र संबंधित, यानी किन किन स्टेट के अंदर क्षेत्र हैं, तो वो ये हैं। इनमें से 2 4 5 6 ऑप्शन लेके आपसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को लगा कि मैंने तो ये चीज इतनी गहराई से कहां पड़ेगा, बेसिक रूप से पता है तो है, मैंने इसी टॉपिक के अंदर बता दिया है कि कौन कौन से स्टेट हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, और कौन कौन से मापदंड है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब यहां से भी मान लिया क्वेश्चन क्रिएट होता है तो इसका भी आंसर आप दे पाएंगे। और क्वेश्चन कहां से ले गया, पांचवी अनुसूची संबंधित सब चीजें मैंने आपको बता दी, यानी कि आपका प्रॉपर टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसका आंसर क्या है, देखिए यहां पर क्या पूछा गया था, इससे आदिवासी लोगों को, भूमि गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरण को रोका जा सकेगा, तो यही इसका आंसर है। आंसर लेने के लिए नहीं आए हैं, आपको पैटर्न समझना है, अन्य चीजें समझनी है, वो टॉपिक जानना है, और वो ही हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं, हमें बताइए। अब इस तरह की कोई भी योजना यदि चर्चाओं में रहती है तो उससे क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर में। देखिए आपके सामने प्रूफ है, प्रमाण है आपके सामने कि 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, कोई ना कोई योजना पूछी जाती है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। यह श्रम व रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है। दूसरा कथन है कि यह अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमशीलता, वित्तीय डिजिटल साक्षरता के भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के ढांचे को संरेखित करना है। यानी कि 3 उद्देश्य दिए गए हैं, 3 चीज इसके बारे में बताई गई हैं, कौन सा सही है आइए इसके बारे में जान के पता कर लेते हैं। किसके बारे में जानना है, इस योजना के बारे में, तो आइए जान लेते हैं। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। यहां से हमें मंत्रालय पता चल गया, कौन सा मंत्रालय है, किसकी, विकास और उद्यमी मंत्रालय से। यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण व आकलन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किए जाते हैं। देखिए अब इस तरह की चीजें आ सकती हैं सामने कि हाँ 80% सरकार करती है, 20% अपने आप करना है, या कुछ ऑप्शन में रख दिया जाए, इस तरह की चीजें क्रिएट की करी जाती हैं। यहाँ पर क्या है, कौन पर करता है, सरकार भुगतान करती है, तो ये याद रखिएगा। इस कौशल प्रमाण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण देना। आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत बड़ी परसेंटेज में बोला जाता है कि जो इंडियन युवा हैं, जो भारतीय युवा हैं, उनके बहुत ही बड़ी संख्या में उनके पास स्किल नहीं है, किस आधार में उनको जॉब दे, तो उसी चीज को डेवलप करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसका टारगेट क्या है, आपकी स्किल को डेवलप करना, ठीक है। अधिनियम के पूर्व अनुभव व कौशल वाले व्यक्तियों को भी, ठीक है, ऑफर फायर लर्निंग के तहत आकलन में प्रमाणित किया जाएगा। तो ये चीजें आप जान चुके हैं कि हाँ इसका टारगेट क्या है। क्या टारगेट है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज में आपको आपकी स्किल डेवलप करना, वो डिजिटल क्षेत्र के अंदर हो, कुछ उद्योग से संबंधित हो, या फिर कुछ कंप्यूटर से संबंधित हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, हाँ इसका टारगेट ये है। तो आपको पता चल गया है कि इसका मंत्रालय कुछ हुआ है, जो मंत्रालय रखा गया है कि श्रम रोजगार मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय कौन सा है, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। तो क्या गलत था, मंत्रालय गलत था। बाकी दोनों ऑप्शन देखते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय, डिजिटल साक्षरता के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करने का, तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे में संरेखित करना, तो यह भी सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया मंत्रालय गलत है, दोनों ऑप्शन सही है, सही पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन आया है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 और 3 केवल, तो सी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पानी किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थ घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में ध्रुवीय होता है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा का उच्च मान होता है, और यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो इनमें कौन सा सही है, आइए देख लेते हैं।
जल को सार्वजनिक विलायक कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थ को घोलने में सक्षम है। पानी किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि ये द्रवीय ध्रुवीय होता है। ठीक है, पानी के अणुओं में ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन परमाणु की ध्रुवीय अवस्था होती है। एक तरफ जो हाइड्रोजन है वो सकारात्मक विद्युत चार्ज होता है और उस तरफ ऑक्सीजन है वो नकारात्मक चार्ज होता है। और पानी के अणु को कई अन्य विभिन्न प्रकार के अणु के प्रति आकर्षित होने की अनुमति देता है। तो आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारा कोई भी संबंधित यदि तैयारी कर रहा है तो उस पर हमारी वीडियो शेयर कीजिए। ये आपकी तैयारी में और आपके संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में हेल्प करेगा, आपके सहयोग करेगा, आपके सफलता को सुनिश्चित करेगा। क्योंकि 1000 टॉपिक यहाँ पर आप लोग के तैयार हो रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो उसके भी कमेंट में हमें लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।